गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे सब कुछ। तो चलिए जी, तो लेक्चर सीरीज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1। तो बेटा आज का जो मेरा पेपर है वो है स्टैटिस्टिक्स आपका, और क्लास 1 है मेरी, लेक्चर 1 मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों के साथ सिलेबस थोड़ा सा डीपली डिस्कस किया था, तो आज हम उस सिलेबस को पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे और देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स में हम पूरे 6 मंथ कैसे वर्क करने वाले हैं। तो पिछली क्लास में बच्चों सिलेबस शायद आपको याद होगा, मैंने कुछ ओवरव्यूज आपको दिए थे सिलेबस से रिगार्डिंग। नाउ आज हम अपने टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे। जैसा कि हमारा सबसे जो पहला टॉपिक था इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू के नाम से, फिर था द डिस्टिंक्शन बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैंपल, बिटवीन पॉपुलेशन पैरामीटर्स एंड सैंपल स्टैटिस्टिक्स ना। तो दो टॉपिक आज की क्लास में मैं कवर करूंगा बच्चों। तो चलिए जी, पहला टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू। तो मेरे बच्चों जो इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू है वो स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन है, उसका ओवरव्यू है। कि जो आपका टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, मतलब दो बातें, स्टैटिस्टिक्स खुद में क्या होता है, हाउ वी डिफाइन स्टैटिस्टिक्स। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि उस स्टैटिस्टिक्स का इकोनॉमिक्स के अंदर क्या रोल है। तो दो बड़े क्वेश्चंस बन के आते हैं। अब इकोनॉमिक्स के अंदर क्या रोल है वो तो थोड़ा सा बाद की बात है, अभी आज फिलहाल का काम यह है कि स्टैटिस्टिक्स डिफाइन कैसे होता है, हाउ वी डिफाइन स्टैटिस्टिक्स। बहुत सारे लोग मेरे बच्चों ऐसे हैं जो कभी आपको ये कहते हुए दिखाई देंगे कि स्टैटिस्टिक्स इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये बात बिल्कुल गलत है, आप एक्सपर्ट से चीजों को समझिए। स्टैटिस्टिक्स ब्रांच नहीं है मैथमेटिक्स का, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली में मैथमेटिक्स से लाखों करोड़ों ईयर्स पहले डेवलप हुआ होगा। मैथमेटिक्स तो रिसेंटली डेवलप हुआ है, स्टैटिस्टिक्स बहुत हजारों करोड़ों साल पहले डेवलप हुआ है। क्यों हुआ है सुधीर सर, ऐसा क्यों कह रहे हैं, थोड़ा सा बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स डिफाइन कैसे होता है, क्योंकि इंट्रोडक्शन का यही मतलब है कि हाउ वी डिफाइन स्टैटिस्टिक्स। तो मेरे बच्चों स्टैटिस्टिक्स इज ए साइंस in which we collect data, tabulate data, analyzes the data, then gives result। ठीक है मेरे बच्चों, तो सिंपली मैंने स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन कर दिया कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। लेकिन डिफाइन करने का या डेफिनेशन देने का सिंपली ये मतलब नहीं होता है कि 3 लाइनें लिखी और बच्चों खत्म हो गया, नहीं। मेरे बच्चों आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, कोई भी टॉपिक पढ़ें, उसका डेफिनेशन आपको वेल डिफाइंड होना चाहिए। जैसे माइक्रो आप पढ़ेंगे, मैक्रो पढ़ेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ेंगे, गेम थ्योरी पढ़ेंगे, मैथ्स और स्टैट्स तो आप पढ़ ही रहे हैं। तो जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसके डेफिनेशन में ही उसका 40% जो नॉलेज होता है वो छुपा होता है। एक बार डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाए, फिर आगे चलना आपके लिए बहुत आसान होता है। तो क्या कह रहा है, स्टैटिस्टिक्स इज ए साइंस, मतलब स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक साइंस का सब्जेक्ट है, वो एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है। अब कोई बच्चा बोलेगा सुधीर सर क्या मतलब है इस चीज का कि ये साइंस का सब्जेक्ट है, बात करेंगे। इन विच वी कलेक्ट द डाटा, मतलब हम अपने सब्जेक्ट में क्या करेंगे, डाटा को कलेक्ट करेंगे, उसको टेबुलेट करेंगे। तो चलिए, टेबुलेट करने पे कोई खास रोल नहीं है। फिर हम उस डाटा को एनालाइज करेंगे, एनालाइज करने के बाद देन वी गिव्स द रिजल्ट, फिर हम रिजल्ट देंगे। सो बेसिकली जब मैं आपको डेफिनेशन समझा रहा हूं, बता रहा हूं, तो मैंने 3 जगह पर सर्कल किया है, एनालाइजेशन, डाटा और साइंस। तो मेरे बच्चों स्टैटिस्टिक्स का जो ओवरऑल मतलब बन के आया वो आया ये कि स्टैटिस्टिक्स एक साइंटिफिक एनालाइजेशन है किसी भी डाटा का। पॉइंट टू बी नोटेड, स्टैटिस्टिक्स इज व्हाट, इट इज ए साइंटिफिक
एनालाइजेशन ऑफ सम डाटा। तो साइंस का क्या मतलब होता है, डाटा का क्या मतलब होता है, एनालाइजेशन का क्या मतलब होता है, एक बार आप अच्छे से समझिए। जैसे अगर हम बात करें कि हमने इसको साइंस की कैटेगरी में क्यों रखा, या इसको एज ए साइंस सब्जेक्ट हम क्यों मानते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स है आपका, तो इकोनॉमिक्स सोशल साइंस का सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स सोशल साइंस की कैटेगरी में आता है, साइंस की कैटेगरी में तो आता नहीं है, जबकि रूल्स इकोनॉमिक्स में भी पढ़े जाते हैं। अब प्रॉब्लम यह है मेरे बच्चों, साइंस में वो सब्जेक्ट आते हैं, वो सब्जेक्ट साइंस की कैटेगरी में आते हैं जिन पे कोई कंट्राडिक्शन नहीं होता, जिसके पे कोई कंट्रावर्सी नहीं होती, वो आते हैं। कंट्रावर्सी नहीं होती का मतलब है कि जो भी बात हम कहेंगे वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होगी। बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें जो बातें कही जाती हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं होती। वो क्या होती है कि सुधीर सर, इस साइंटिस्ट ने ये बोला है, इस साइंटिस्ट ने ये बोला है, दोनों ने अपनी अलग अलग थ्योरीज प्रोड्यूस की हैं और हम दोनों थ्योरीज को ही मान के चलते हैं। तो अगर किसी सब्जेक्ट में ऐसा होता है वो साइंस का पार्ट नहीं होता। और जहां पर जो भी बात कही जाती है वो यूनिक है, यूनिक मतलब जो हमने कह दिया वही यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल होगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ साइंस। तो साइंस का मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर कोई प्रैक्टिकल होने वाले हैं, प्रैक्टिकल होते होंगे बट साइंस का ये डेफिनेशन नहीं है। जैसे अगर मैं आपके इकोनॉमिक्स की बात करूं, डिमांड एनालिसिस की बात करूं, तो शायद हो सकता है आपने पढ़ी होंगी ये चीजें, या हो सकता है अभी ना पढ़ी हो, आगे चल के आप थोड़ा सा पढ़ें। डिमांड एनालिसिस में माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी में दो रूल वर्क करते हैं। एक मार्शेलियन एंड हिक्सियन थ्योरी ऑफ डिमांड, जो ये कहती है कि डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई। मतलब क्या कहती है कि आप डिमांड करने के बाद आप सप्लाई करिए, कोई बात नहीं। इकोनॉमिक्स में एक बहुत फेमस जो है रिसर्चर थे से, उन्होंने बोला कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, मींस पहले सप्लाई होती है उसके बाद डिमांड क्रिएट होती है। आप समझिए, तो ये दो अलग अलग थॉट्स हैं जिनके बेसिस पर हम पूरा इकोनॉमिक्स डेवलप करते हैं। लेकिन यहां पे दोनों थॉट्स एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं। एक कह रहा है डिमांड पहले होगी सप्लाई बाद में करना, एक कह रहा है सप्लाई पहले होगी डिमांड बाद में होगी, तो बिल्कुल अपोजिट है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम इन दोनों में से, जो कि अपोजिट बातें हैं बिल्कुल, दोनों में से एक को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। हमें दोनों थ्योरीज इकोनॉमिक्स में पढ़नी पड़ती हैं, पढ़ाई जाती हैं, दोनों का अलग अलग सिग्निफिकेंस है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप इकोनॉमिक्स को साइंस की कैटेगरी में नहीं रख सकते। बिल्कुल सिंपल है मेरे बच्चों। ऐसे ही और बहुत सारे थॉट्स हैं, जैसे कुछ रूल्स हैं, जब आप यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करेंगे, ऑप्टिमाइज करेंगे, तो आप बजट कंस्ट्रेंट पे आप वर्क करते हैं, जिसका थंब रूल है मोर इज बेटर। तो इकोनॉमिक्स में मार्शेलियन थ्योरी ये कहती है कि मोर इज बेटर, मतलब जितना ज्यादा आप खरीदोगे उतना ही ज्यादा आपको यूटिलिटी मिलेगी। लेकिन इकोनॉमिक्स में ही बहुत सारे ऐसी थ्योरीज हैं, जैसे रिविल्ड प्रेफरेंस थ्योरी, आप शायद नाम सुना होगा या नाम सुनेंगे। तो रिविल्ड प्रेफरेंस थ्योरी कहती है कि मैक्सिमम यूटिलिटी लेने के लिए आपको पूरा बजट ही कंज्यूम करना पड़े। मतलब आप यूटिलिटी जब आप मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो वो आपको बजट कंस्ट्रेंट पे ही मिले, सारा पैसा आपको खर्च ही करना पड़े, ऐसा जरूरी नहीं होता। ऐसा हो सकता है कि आप मैक्सिमम सेटिस्फाइड भी हो जाएं और आपका कुछ पैसा बच भी जाए। तो एक तो थ्योरी ये कहती है। दूसरी थ्योरी क्या कहती है कि नहीं नहीं, जितना पैसा है सारा खर्च करोगे तभी आपको मैक्सिमम यूटिलिटी मिलेगी। तो देखो, दो अलग अलग थॉट्स हो गए, दोनों बिल्कुल एक दूसरे को अपोजिट है, फिर भी दोनों ही इकोनॉमिक्स में पढ़े और पढ़ाए जाते हैं, माने जाते हैं। इसीलिए इकोनॉमिक्स साइंस का सब्जेक्ट नहीं है। स्टैटिस्टिक्स जो है वो साइंस का सब्जेक्ट है। जो फॉर्मुलेशन, जो बात, जो रूल सुधीर सर आपको क्लास में आज बता देंगे वो ही रहेगा यूनिवर्सली फैक्ट है। आप समझिए, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, शायद थोड़ा बहुत आपने इकोनॉमिक या स्टैटिस्टिक्स मेरे बच्चों पढ़ा होगा। तो मान लीजिए मैं आपसे पूछ लूं, भाई इंडियन बॉयज की एवरेज हाइट बताइए, सपोज फॉर एग्जांपल।
तो इंडियन बॉयज की जो एवरेज हाइट है वो है 5 फुट 5 इंच, 5.5 इंचेस, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 फुट 5 इंच अगर आपकी हाइट है, मान लीजिए इंडियन बॉयज का एवरेज हाइट है, तो किसी ने मेरे से पूछा कि सुधीर सर इंडियन बॉयज की आप एवरेज हाइट बताइए। मैंने बोला कि बेटा 5 फुट 5 इंच। आपने बोला सर ठीक है, लेकिन आपने कैसे बताया 5 फुट 5 इंच? तो मैंने बोला कि देखो बेटा, मेरा छोटा भाई है और उसकी हाइट है 5 फुट 5 इंच, तो मेरे को लगता है कि यही इंडिया की एवरेज हाइट है। तो आप पॉइंट को समझिए, जो नंबर है 5 फुट 5 इंच वो तो ठीक है, लेकिन जो सुधीर सर ने एक्सप्लेनेशन दी है कि मेरे भाई की हाइट है 5 फुट 5 इंच, इसीलिए इंडियन बॉयज की हाइट है 5 फुट 5 इंच, ये एक्सेप्टेबल नहीं है और ये शायद आपको भी एक्सेप्टेबल नहीं हो रहा होगा। आप बोल सकते हैं सुधीर सर आपका भाई 7 फीट का होता तो 7 फीट हाइट हो जाती, आपका भाई 4 फीट का डोरेमोन होता तो 4 फुट हाइट हो जाती। आपके भाई से मतलब नहीं है। हां, आपका ब्रदर इंडियन जरूर है, लेकिन खाली आपके भाई के बेसिस पे आप एवरेज हाइट कैसे बता सकते हो? ये तो कोई साइंटिफिक, ये तो फिर लॉजिकल बात नहीं हुई ना। अब आप मेरे से दोबारा पूछिए कि सुधीर सर इंडियन बॉयज की एवरेज हाइट, मैंने बोला बेटा 5 फुट 5 इंच। सर कैसे? अब मैंने एक्सप्लेन किया कि देखो बेटा ऐसा है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में चला गया, सपोज रामजस कॉलेज में मैं चला गया। रामजस कॉलेज में से मैंने 500 बॉयज का सैंपल कलेक्ट किया, 500 इंडियन बॉयज का सैंपल कलेक्ट किया, ठीक है। उसमें से मैंने सबकी हाइट को मेजर किया, ओके, उनकी हाइट को सम किया, ओके, और डिवाइडेड बाय 500 किया, जो कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेरे पास थी, और जो मेरा नंबर बन के आया वो आया 5 फुट 5 इंच। तो शायद ये जो मैंने दूसरे वाला एक्सप्लेनेशन आपको दिया है, ये शायद आप सभी बच्चों को यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि मैंने प्रॉपर स्टैटिस्टिकली वर्क किया है आप लोगों के लिए। बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पे जो साइंस का मतलब है वो ये है कि कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं ये नहीं जरूरी। साइंस का मतलब है कि जो बात कही जा रही है वो एक यूनिवर्सल फैक्ट है। अब आप मेरी जो पहले वाली बात थी कि मेरे भाई की हाइट इतनी है, उसको आप रिजेक्ट कर देंगे, सर ये नहीं मानेंगे हम। लेकिन जो मैंने दूसरी बात बोली, रामजस कॉलेज गया, 500 स्टूडेंट का डाटा लिया, उनकी हाइट को मेजर किया, फिर उनकी हाइट का सम किया, डिवाइडेड बाय नंबर किया, और जो नंबर बन के आया वो 5 फुट 5 इंच था। तो दैट्स व्हाई आई कॉल द एवरेज हाइट ऑफ इंडियन बॉयज इज 5.5। दैट्स इट। ये मतलब होता है साइंस का मेरे बच्चों। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अब आता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है, चलिए वो साइंटिफिक है, जो भी हम कहेंगे वो लॉजिकल होगा, इलॉजिकल नहीं होगा, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल चीजें होंगी। क्या करते हैं? इन विच वी कलेक्ट द डाटा। तो सबसे पहले हम स्टैटिस्टिक्स के अंदर मेरे बच्चों डाटा को कलेक्ट करते हैं। अब बात यह आती है कि सुधीर सर डाटा होता क्या है? हाँ भाई, जिसको कलेक्ट कर रहे हो आप वो है क्या? मेरे बच्चों डाटा का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो कुछ इंफॉर्मेशन होंगी जो आप कलेक्ट करोगे, दैट सेट, दैट बंच इज कॉल्ड द डाटा। सो बेसिकली डाटा इज व्हाट? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब वो जो इंफॉर्मेशन है वो किसी भी टाइप की हो सकती है। तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमारा डाटा बहुत सारे टाइप का हो सकता है। आजकल आप देख भी रहे होंगे डाटा साइंस पे बहुत काम चल रहा है। सो बेसिकली डाटा साइंस, डाटा एनालाइजेशन इज व्हाट? कंप्यूटर के थ्रू हम बिग डाटा को एनालाइज करते हैं। तो डाटा को जो एनालाइज करते हैं ना, वो एक्चुअली में कंप्यूटर का काम नहीं होता, स्टैटिस्टिक्स का काम होता है। बस कंप्यूटर में तो क्या है, हम फॉर्मुलेशन बना के डाल देते हैं और वो मशीनिंग सिस्टम से उसको इजीली सॉल्व कर देता है, बस। अदरवाइज जो डाटा को एनालाइजेशन का काम है वो एक स्टैटिस्टिशियन का है। तो डाटा के जो टाइप पे अगर हम बात कर रहे थे मेरे बच्चों, तो डाटा के बहुत सारे टाइप होते हैं, शायद आपने सुने भी होंगे। प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, यूज्ड डाटा, अनयूज्ड डाटा, कार्डिनल डाटा, ऑर्डिनल डाटा, न्यूमेरिकल डाटा, पोजिशनल डाटा। समझ गए? बहुत सारे टाइप के हमारे पास डाटाज होते हैं। ये हम आगे फर्दर इनको डिस्कस भी करेंगे आपके साथ। लेकिन जब हम स्टैटिस्टिक्स में आते हैं तो स्टैटिस्टिक्स में डाटा की कैटेगरी जो बनती है वो इस तरीके से नहीं बनती जो मैंने अभी बताए।
प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, कार्डिनल डाटा, ऑर्डिनल डाटा, मतलब बनती है। लेकिन जो ब्रॉडली स्टैटिस्टिक्स में हम डाटा पे डील करते हैं वो दो अलग अलग कैटेगरीज में करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है फ्रीक्वेंसी डाटा, या इसको हम ऑब्जर्व्ड डाटा भी कहते हैं। ये चीज मैंने सिलेबस डिस्कस करते टाइम भी थोड़ा सा आपको हिंट दिया था। दूसरा जो डाटा होता है वो होता है प्रोबेबिलिस्टिक डाटा, या फिर एस्टिमेटेड डाटा, या फिर एक्सपेक्टेड डाटा। समझ गए? तो दो कैटेगरी में डाटा हम डील करेंगे, फ्रीक्वेंसी डाटा और प्रोबेबिलिस्टिक डाटा। तो डाटा जब हम फ्रीक्वेंसी डाटा हम डील करते हैं, जब हम उसको ऑब्जर्व्ड डाटा के नाम से डील करते हैं, तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो वेरिएबल एक्स और एक फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब जो वेरिएबल्स है वो कितनी बार रिपीट हुआ है डाटा के अंदर, दैट्स इट। ऐसे ही जब आप प्रोबेबिलिस्टिक डाटा को डिस्कस करते हैं तो दो चीजों से मिलकर बनता है रैंडम वेरिएबल, दैट इज सिंपली वेरिएबल आपका, और कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी बिहेवियर। तो यहां पे क्या होता है, वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी। प्रोबेबिलिस्टिक डाटा में क्या होता है, रैंडम वेरिएबल और उसके कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। सिंपल है। तो डाटा जब आप कलेक्ट कर लेंगे फिर उसको आप टेबुलेट करेंगे। तो टेबुलेट करने में कुछ सुधीर सर का पढ़ाने का कोई रोल नहीं है कि भाई टेबल कैसे बनेगी, वो हम बाद में देखेंगे। फिर हम क्या करते हैं, उस डाटा को एनालाइज करते हैं। क्या करते हैं, उस डाटा को हम एनालाइज करते हैं। तो मेरे बच्चों, मान लीजिए अब मैं अगर आपसे पूछ लूं कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनालाइजेशन ऑफ ए डाटा, कि डाटा को जब आप एनालाइज करते हैं तो एक्चुअली में इसका क्या मतलब होता है। मेरे बच्चों, आप शायद कहेंगे कि सुधीर सर डाटा को एनालाइज करने का मतलब है कि उसमें से कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालना, कुछ ऑब्जर्वेशंस को कैलकुलेट करना। तो बेटा मैं वही पूछ रहा हूं आपसे कि क्या यूजफुल इंफॉर्मेशन आप उस डाटा में से निकालना चाहते हो। माय क्वेश्चन इज दिस। तो डाटा को एनालाइज करने का मतलब होता है डाटा में से चार इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करना। नंबर वन, सेंट्रल वैल्यू, जिसको आप एवरेज भी कहते हो, वेरी सिंपल। सेकंड है डिस्पर्जन, थर्ड है स्क्यूनेस, एंड फोर्थ है कुर्टोसिस। ये सारी चीजें मैं आपको आगे लिखवाऊंगा भी और मैं आपको ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा भी मेरे बच्चों, ठीक है। मैंने नोट्स भी बहुत अच्छे से तैयार करके आप लोगों के ग्रुप में डाले हुए हैं, आप लोगों को दिए हुए हैं। आप मेरे नोट्स फॉलो करिए, दी बेस्ट है, मतलब दी बेस्ट है नोट्स मेरे, ठीक है। तो एनालाइजेशन का मतलब होता है कि डाटा को आप लीजिए, डाटा किसी भी फॉर्मेट में हो, चाहे वो फ्रीक्वेंसी फॉर्मेट में हो, चाहे वो प्रोबेबिलिस्टिक फॉर्मेट में हो, उस डाटा को एनालाइज करिए। एनालाइज मतलब उस डाटा का एवरेज निकालिए, या सेंट्रल वैल्यू जिसको आप बोल सकते हैं। सेकंड, डिस्पर्जन निकालिए। डिस्पर्जन मतलब मेजरमेंट ऑफ वेरिएबिलिटी भी आपको बोल सकते हैं। जो सेंट्रल वैल्यू होती है वो मेजरमेंट ऑफ लोकेशन होती है। तो पिछली क्लास में मैंने जब सिलेबस डिस्कस किया था तो ये सब चीजें आपको बताई थी। फिर दो पैरामीट्रिक सिनेरियो और आते हैं, स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस। तो क्या हो जाएगा, डाटा एनालाइज हो जाएगा आपका। उसके बाद मेरे बच्चों, देन वी गिव्स द रिजल्ट, मतलब जो भी आपसे सवाल पूछा गया होगा डाटा के एनालाइजेशन को लेके, उसके बेसिस पे आप रिजल्ट प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। तो नाउ दिस इज द introduction and overview of my subject statistics. So basically this is a scientific analyzation of data. Scientific मतलब जब आप डाटा को एनालाइज करोगे तो जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट तो मैटर करेगा ही, उसके पीछे का जो लॉजिक है कि रिजल्ट आपका आया कैसे, कौन सा फॉर्मुलेशन आपने यूज किया, क्यों ये फॉर्मुलेशन यूज किया, वो एक यूनिवर्सल फैक्ट होना चाहिए, मींस साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए। अगर आपका सिंपली रिजल्ट तो करेक्ट है बट आपका जो लॉजिक है उस बात के पीछे वो करेक्ट नहीं है, तो वो साइंस की कैटेगरी में नहीं आएगा और उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा मेरे बच्चों। बिल्कुल सिंपल था। चलिए खैर आगे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। अगला जो मेरा टॉपिक है मेरे बच्चों, दैट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैंपल। ये एकदम बहुत अच्छा टॉपिक है आपके लिए, स्टैटिस्टिक्स को बेसिक समझने के लिए कि हम अपने सब्जेक्ट में करेंगे क्या। समझिए बेटा, अभी जो मैंने डिफाइन किया वो तो अपने सब्जेक्ट का डेफिनेशन डिफाइन किया कि मेरे सब्जेक्ट में
है क्या। अब उस मेरे सब्जेक्ट जो चलेगा स्टैटिस्टिक्स, वो किस बेसिस पे चलेगा, हम उसमें क्या करेंगे, अब वो थोड़ा सा डिस्कस होगा। तो वहां पे वो जो चीज डिस्कस होगी, एक बार हम पहले उसको डिफाइन कर लेते हैं कि वो जो आप काम करेंगे स्टैटिस्टिक्स में अंदर साइंटिफिकली डाटा को एनालाइज करेंगे, उस पर आप कैसे वर्क करेंगे। तो मेरे बच्चों, सबसे पहले तो अगर हम डाटा पे देखें, डाटा हमारा थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिफाइंड होता है। तो आज हमने डाटा की और दो कैटेगरी अलग से बना दी। वन कैटेगरी इज कॉल्ड पॉपुलेशन एंड अनदर कैटेगरी इज कॉल्ड सैंपल। एक्चुअली कैटेगरी नहीं है ये दोनों एक दूसरे का पार्ट ही है, लेकिन अब डिफरेंस पूछा है तो मुझे कुछ ना कुछ डिफरेंस तो बनाना पड़ेगा। तो आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि डिफरेंस बताइए बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैंपल। तो सबसे पहले मेरे बच्चों, हम पॉपुलेशन को डिफाइन करते हैं। पॉपुलेशन इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ होल इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ होल डाटा। मतलब जितना भी इंफॉर्मेशन आपके पास हो सकता है, उस सब का जो कलेक्शन होगा, दैट इज कॉल्ड ए पॉपुलेशन। ठीक। अब क्या होता है मेरे बच्चों, पॉपुलेशन बहुत लार्ज होती है, पॉपुलेशन बहुत बड़ी होती है, तो उसको साइंटिफिकली एनालाइज करना मींस सेंट्रल वैल्यू निकालना, डिस्पर्जन निकालना, स्क्यूनेस निकालना, कुर्टोसिस निकालना, उतना इजी टास्क नहीं है, एकदम टिपिकल टास्क है। तो हम क्या करते हैं, हम उस पूरी पॉपुलेशन को स्टडी ना करके उस पॉपुलेशन का कुछ पार्ट पहले कलेक्ट करते हैं। तो जो बिग डाटा था अपने पास, उसमें से हमने एक स्मॉल डाटा ले लिया, स्मॉल कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ले ली। नाउ दैट स्मॉल कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल। सो बेसिकली सैंपल भी एक डाटा होता है, पॉपुलेशन भी एक डाटा होता है, बट पॉपुलेशन इज ए लार्ज सिनेरियो। उसका जो सबसेट होगा, उसका जो सब पार्ट होगा, सब कलेक्शन होगा, दैट इज कॉल्ड सैंपल। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं ये कह दूं कि भाई ऑल इंडियन बॉयज, तो ऑल इंडियन बॉयज इज ए पॉपुलेशन विच इज वेरी लार्ज। बट अगर मैं ये कह दूं कि ऑल इंडियन बॉयज की पॉपुलेशन को मैं एनालाइज नहीं कर सकता, तो मैंने इंडियन बॉयज की पॉपुलेशन में से 500 बॉयज का सैंपल ले लिया। तो दिस 500 बॉयज इज व्हाट, आल्सो फ्रॉम द इंडियन बॉयज पॉपुलेशन ना। तो पॉपुलेशन का कुछ पार्ट जो होता है, दैट इज कॉल्ड सैंपल। बिल्कुल सिंपल। मान लीजिए आप किसी कॉलेज में चले जाएं और कॉलेज के डाटा को एनालाइज करना है आपको। तो कॉलेज में मान लीजिए 2000 स्टूडेंट स्टडी करते हैं। आपने बोला सुधीर सर, सारे बच्चों को स्टडी करना, सारे बच्चों के डाटा को एनालाइज करना तो देखिए पॉसिबल नहीं है। तो हम एक काम कर लेते हैं, इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1 का जो बैच है उसको ले लेते हैं और उसको एनालाइज कर लेते हैं। अब क्योंकि ये जो सैंपल आपने लिया ये उसी कॉलेज को रिप्रेजेंट करता है, तो आप पॉपुलेशन को स्टडी करें या सैंपल को स्टडी करें, दोनों सेम बातें हैं। सेम मतलब एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन नहीं आ पाएगी, बट अप्रोक्सीमेट इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो मेरे बच्चों, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम पॉपुलेशन को स्टडी ना करके उसके किसी छोटे पार्ट को स्टडी करते हैं, दैट स्मॉल पार्ट इज कॉल्ड सैंपल। इसके कई सारे रीजन होते हैं। अब मान लीजिए कोई बच्चा बोलेगा सुधीर सर आप ऐसा क्यों करते हो, तो इसके दो बड़े रीजन होते हैं। एक तो पूरी पॉपुलेशन को एनालाइज करना इज टिपिकल, इज कॉस्टली, इज टाइम कंज्यूमिंग। तो हम सोचते हैं कि सर नहीं करते, टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली है, टिपिकल टास्क है, सैंपल को कर लेते हैं। फिर बहुत बार ऐसा होता है कि आप पूरी पॉपुलेशन को एनालाइज कर ही नहीं सकते, टाइम भी छोड़ो, कॉस्ट भी छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, आप पूरी पॉपुलेशन को एनालाइज कर ही नहीं सकते, ऐसा भी होता है। अब कोई बच्चा बोलेगा सुधीर सर पॉपुलेशन को एनालाइज नहीं कर सकते, एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, देखिए वेरी सिंपल। मान लीजिए आप बीमार हैं, सपोज है आपको कोई डिजीज है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला भाई आपका ब्लड मुझे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या करते हैं,
क्या डॉक्टर आपकी पूरी बॉडी का ब्लड निकालेगा? नहीं, वो थोड़ा सा ब्लड आपका लेगा और उसके बेसिस पे आपकी पूरी बॉडी के अंदर क्या प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई कर देगा। तो क्या यहां पर पूरी बॉडी के ब्लड को एनालाइज करना पॉसिबल था? नहीं तो निकलवा के देख लो एक बार, पता लग जाएगा आपको क्या सीन चल रहा है। तो बहुत बार ऐसा होता है बच्चों कि पूरी पॉपुलेशन को एनालाइज नहीं किया जा सकता, थोड़ा सा सैंपल लेके एनालाइज करते हैं। दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए मम्मी ने सब्जी बनाई घर में और मम्मी ने बोला ले बेटा नमक चेक करके बता। तो बेटे ने क्या किया, पूरा सब्जी खा लिया और बोला मम्मी नमक ठीक था। क्या आप ऐसा करते हैं? शायद नहीं। आप क्या करते हैं, थोड़ा सा सब्जी लेते हैं, उसको चेक करते हैं, मम्मी नमक ठीक है, बस। तो दिस इज द वे ऑफ एनालाइजेशन सैंपल, दिस इज द वे ऑफ टेकिंग सैंपल। तो व्हाई वी टेक द सैंपल? क्योंकि पूरी पॉपुलेशन को एनालाइज करना एक टिपिकल टास्क होता है, कभी कभी पॉसिबल भी नहीं होता है, कभी कभी टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो बहुत सारी चीजें मेरे बच्चों देखने को मिलती हैं। बट क्वेश्चन था कि सैंपल और पॉपुलेशन में क्या डिफरेंस होता है। पॉपुलेशन मे बी फाइनाइट, मे बी इनफाइनाइट, सैंपल इज ऑलवेज फाइनाइट। सैंपल इज ए सब पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। साथ में मैंने यह भी बता दिया कि सैंपलिंग आप क्यों कर रहे हैं। तो जो भी काम, जो भी डाटा को एनालाइजेशन करना होता है वो पॉपुलेशन को करना होता है, लेकिन पॉपुलेशन को हम करते नहीं हैं। किसको करते हैं? सैंपल को एनालाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके कई सारे रीजन मैं आपको मेरे बच्चों दे रहा हूं। बिल्कुल सिंपल है, कोई भी ऐसा टिपिकल टास्क इन चीजों में नहीं है। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत लिख भी सकते हैं। क्या कि सुधीर सर, सैंपल इज सब कलेक्शन ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है जी। इफ पॉपुलेशन साइज इज कैपिटल N एंड sample size is small n, then there are NCN सैंपल्स। मतलब सिंपल सी चीजें लिखी है मैंने कि अगर मेरी पॉपुलेशन के अंदर कैपिटल N ऑब्जर्वेशंस है, कैपिटल N यूनिट्स हैं, और उसमें से मुझे स्मॉल n ऑब्जर्वेशंस का सैंपल लेना है, तो एक सैंपल नहीं बनेगा, बहुत सारे सैंपल बनेंगे। एक एग्जांपल दे दिया NCN, और ये कोई यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है। ये चीज इस बात पे भी डिपेंड कर जाती है कि जो आप सैंपल ले रहे हो वो किस तरीके से ले रहे हो। तो मेरे बच्चों बहुत सारे तरीकों से सैंपल लिया जाता है। शायद आपने नाम भी सुना होगा विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। तो विदाउट रिप्लेसमेंट इतने बनते हैं, अगर आपको विद रिप्लेसमेंट सैंपल लेना है तो n टू दी पावर n आपके सैंपल्स बन सकते हैं, इतने सैंपल बन सकते हैं। बट सैंपल होता क्या है? सब कलेक्शन ऑफ पॉपुलेशन। तो जो पॉपुलेशन दी गई है या सब कलेक्शन फ्रॉम पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन दी गई है उसमें से आप एक छोटा सा पार्ट ले लेंगे रैंडमली। कभी आगे बात करेंगे रैंडमली जो टर्म इस्तेमाल करी है। चलिए मेरे बच्चों, अब थोड़ा अगर हम और आगे चलें, अगला जो मेरा टॉपिक है वो है डिस्टिंक्शन बिटवीन पॉपुलेशन पैरामीटर, बिटवीन द पॉपुलेशन पैरामीटर एंड सैंपल स्टैटिस्टिक एंड सैंपल स्टैटिस्टिक्स। मेरे बच्चों यहां पे थोड़ा सा आप चीजों को अच्छे से एक बार समझिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। देखिए, सबसे पहली बात तो जैसे कि नाम लिखा है पॉपुलेशन पैरामीटर, तो पॉपुलेशन पैरामीटर होते क्या हैं या पैरामीटर्स क्या होते हैं? हमारे मैथमेटिक्स के अंदर या किसी भी सब्जेक्ट के अंदर मेरे बच्चों तीन टाइप के वेरिएबल होते हैं। ठीक, एक तो वेरिएबल होता है, एक कांस्टेंट होता है और एक पैरामीटर होता है। हो सकता है पैरामीटर आज तक आपने उतना डीपली अच्छे से ना पढ़ा हो, ना समझा हो, लेकिन आज मैं आपको समझाता हूं। जो वेरिएबल होता है उसका मतलब होता है कि ये एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन है जिसकी वैल्यू
वैरी करती रहेगी, वैरी करती रहेगी, समझ गए। एक होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है ये फिक्स है और इसकी जो वैल्यू है वो मुझे पता है, ठीक। तो वेरिएबल एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन जिसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी थ्योरी के अंदर, जिसकी वैल्यू वेरी करती रहेगी। कांस्टेंट जिसकी वैल्यू वेरी नहीं करेगी, बिल्कुल फिक्स है और मुझे पता है कि इसकी वैल्यू क्या है। एक होता है पैरामीटर। पैरामीटर वो कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू मुझे पता नहीं होती लेकिन उसकी वैल्यू वेरी नहीं करती। सो बी केयरफुल। एक की वैल्यू वेरी करती है, एक की कांस्टेंट होता है वैल्यू वेरी भी नहीं करती है और मुझे पता होता है उसकी वैल्यू क्या है। पैरामीटर जो होते हैं वो ऐसे कांस्टेंट होते हैं जो होंगे तो कांस्टेंट, उनकी वैल्यू वेरी नहीं करेगी बट उनकी जो वैल्यू है वो मुझे पता नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने एक फंक्शन लिखूं, सपोज y इज इक्वल टू e टू द पावर 2ax, सपोज, है ना, e टू द पावर 2ax, ऐसे मैंने कोई फंक्शन लिखा। तो अब अगर आप यहां पे देखें, जो x है यहां पे ये वेरिएबल होता है, x की वैल्यू वेरी करती रहती है। x may टेक वैल्यू 1, x may टेक वैल्यू 2, x may टेक वैल्यू 3। सो दैट्स वाई दिस इज द फंक्शन ऑफ x। बट ये जो 2 है ये कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू 2 है, वो मुझे पता है। यहां पे जो मेरे बच्चों a होता है ये बेसिकली पैरामीटर होता है, क्योंकि जो a होता है यहां पे उसकी वैल्यू तो वेरी करती नहीं है, कांस्टेंट रहती है। बट क्या a की वैल्यू आपको पता है कि a किसके बराबर है? नहीं। सो दैट्स व्हाई दिस a इज कॉल्ड पैरामीटर। तो पैरामीटर क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं जिनकी वैल्यू अननोन होती है, उनकी वैल्यू वेरी नहीं करती बट कांस्टेंट रहती है, बट हमें नहीं पता कि उनकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है। अब यहां पे जो टर्म है, ये तो मैथमेटिकल थी बात जो मैंने अभी आपको बताई। यहां पे जो टर्म है वो है पॉपुलेशन पैरामीटर। मतलब पॉपुलेशन के अंदर वो कौन सी चीजें होती हैं जो पैरामीटर होती हैं। चलिए, तो पैरामीटर का मतलब आपको समझ में आ गया, ए कांस्टेंट विच इज अननोन। मेरे बच्चों, पैरामीटर सिर्फ पॉपुलेशन के अंदर होते हैं, उनको हम पॉपुलेशन कांस्टेंट्स भी कहते हैं। पॉपुलेशन कांस्टेंट्स भी कहते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? जो एनालाइजेशन के रूल मैंने आपको आज दिए थे, कौन कौन से? एवरेज क्या है डाटा का, मतलब पॉपुलेशन का एवरेज क्या है, पॉपुलेशन का डिस्पर्जन क्या है, पॉपुलेशन का स्क्यूनेस क्या है, पॉपुलेशन का कुर्टोसिस क्या है। ऑल दीज आर द पैरामीटर्स। जैसे मान लो कोई आपसे पूछ ले कि भाई इंडियन पॉपुलेशन है, इंडियन बॉयज का पॉपुलेशन है, तो बताइए उसकी एवरेज हाइट क्या बनेगी। ओनली गॉड नोज। सिर्फ भगवान को पता है कि इंडियन बॉयज की एग्जैक्ट हाइट किसके बराबर है। वो जो आप सुनते हैं ना 5 फुट 5 इंच, वो एग्जैक्ट हाइट नहीं होती, वो तो एस्टिमेटेड हाइट होती है। अब इंडियन बॉयज की, पूरे इंडियन बॉयज की एवरेज हाइट एग्जैक्टली कोई नहीं निकाल सकता, लेकिन होगी तो ना कुछ कांस्टेंट होगी ना। यस, बट वी डोंट नो, हमें नहीं पता है। दैट्स व्हाई दिस इज ए पैरामीटर। तो पॉपुलेशन का एवरेज, पॉपुलेशन का वेरिएंस, पॉपुलेशन का डिस्पर्जन, पॉपुलेशन का स्क्यूनेस, पॉपुलेशन का कुर्टोसिस आर द पॉपुलेशन पैरामीटर। अब ये दो चीजों से मिलकर बना पैरामीटर और पॉपुलेशन। तो पैरामीटर एक मैथमेटिकल टर्म है, पॉपुलेशन एक स्टैटिस्टिकल टर्म है, तो दोनों को मिला दिया कि भाई डाटा को तो आपको एनालाइज ही करना था ना। तो जब डाटा पॉपुलेशन था तो पॉपुलेशन को एनालाइज आप कर नहीं पाएंगे, थोड़ा प्रॉब्लम है आपको, तो उसको तो आप एस्टिमेट करेंगे। अब जब एस्टिमेट करोगे तो किसको एस्टिमेट करते हैं? उन चीजों को जो अननोन होती हैं, और नाम रख दिया पॉपुलेशन पैरामीटर। ठीक, बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसा टिपिकल टास्क या रॉकेट साइंस नहीं है। अब बारी आती है कि जो पॉपुलेशन के पैरामीटर्स हैं जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं है,
तो क्या आप उनके बारे में जानकारी ला सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं? आंसर है नहीं। तो फिर क्या करते हैं? सर हम उस पॉपुलेशन के पैरामीटर को एस्टिमेट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। जैसे इंडियन बॉयज की एवरेज हाइट आप एग्जैक्टली फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन एक अनुमान लगा सकते हैं। समझ गए? तो अनुमान आप कैसे लगाएंगे? अनुमान लगाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल, है ना। अब कैसे अनुमान लगाएंगे? अब ये तो है नहीं कि आपने पॉपुलेशन में से सैंपल लिया और देखा वाओ सैंपल मस्त लग रहा है, इतनी हाइट हो गई। नहीं, आप कुछ ना कुछ उन सैंपल ऑब्जर्वेशंस का फंक्शन बनाएंगे। जैसे मैंने अभी बनाया था। मैंने क्या किया था? जब आपने पूछा था कि सर इंडियन बॉयज की एवरेज हाइट बताइए, तो इंडिया पॉपुलेशन, उसके बॉयज बहुत सारे, उनकी एवरेज हाइट कोई नहीं बता सकता, लेकिन एक नंबर होगा विच इज ए पैरामीटर। और आपने पूछा सर उसको बताइए, तो मैंने क्या बोला? बेटा देखो बता तो नहीं सकता हूं, लेकिन एस्टिमेशन कर सकता हूं, अनुमान लगा सकता हूं, एक रफ आइडिया आपको दे सकता हूं। आपने बोला सुधीर सर कैसे देंगे आप रफ आइडिया? मैंने बोला देखो बेटा एक काम कर लेते हैं, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में चले जाइए, सपोज आप हिंदू कॉलेज में चले जाइए, और वहां से रैंडमली, अ पॉइंट टू बी नोटेड, रैंडमली जो भी 50 बॉयज पहले कॉलेज से बाहर आ रहे होंगे उनको पिक कर लीजिए। कर लिया सर। अब उनकी हाइट को मेजर कर लीजिए। कर लिया सर। x1, x2, x3, x50। सर आप क्या करें? अब बेटा इन सब की हाइट को ऐड कर दीजिए और डिवाइडेड बाय 50 कर दीजिए। ठीक है? तो जो नंबर बनेगा आपका, दैट इज इंडियन बॉयज का एक्सपेक्टेड, एस्टिमेटेड हाइट। बिल्कुल सिंपल है। लेकिन आपने किया क्या? आपने एक्चुअली में एक फंक्शन बनाया अपने सैंपल ऑब्जर्वेशंस का। सैंपल ऑब्जर्वेशंस का कौन सा फंक्शन बनाया? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn बाई n। और इस फंक्शन के बेसिस पर आपने इंडियन बॉयज की हाइट को एस्टिमेट किया। मेरे बच्चों, दिस फंक्शन, जिसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो 1/n x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट xn। नाउ दिस फंक्शन इज कॉल्ड सैंपल स्टैटिस्टिक्स। सैंपल स्टैटिस्टिक्स। तो बेसिकली सैंपल स्टैटिस्टिक या एस्टिमेटर क्या होता है? सैंपल स्टैटिस्टिक और एस्टिमेटर इज नथिंग बट ए फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशंस। तो सैंपल ऑब्जर्वेशंस आई आपके पास x1, x2, x3, xn, और उनका आपने एक फंक्शन बना दिया जिससे आप पॉपुलेशन की एवरेज हाइट को एस्टिमेट करना चाहते हैं। तो मेरे बच्चों, ऐसे ही कल को हो सकता है आप पॉपुलेशन का वेरिएंस एस्टिमेट करना चाहें, तो पॉपुलेशन का वेरिएंस तो इससे एस्टिमेट होगा नहीं, कि कोई और फॉर्मूला बनाना पड़ेगा आपको। या पॉपुलेशन का स्क्यूनेस आप एस्टिमेट करना चाहें, पॉपुलेशन का कुर्टोसिस एस्टिमेट करना चाहें, तो एग्जैक्टली ये फॉर्मूला तो बनेगा नहीं, कोई और फॉर्मूला बनेगा। नाउ द फॉर्मूला और द फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड सैंपल स्टैटिस्टिक्स और सैंपल एस्टिमेटर और एस्टिमेटर। समझ में आया? अब बात यह है, कोई बच्चा बोलेगा कि सुधीर सर, जैसे मान लीजिए आपने बोला कि हिंदू कॉलेज में से 50 बच्चे अगर मैं सेलेक्ट कर लूं तो सैंपल ये बनेगा। ठीक है सर, अगर मैं रामजस कॉलेज में से अगर मैं 50 बच्चे सेलेक्ट करता तो क्या सैंपल का जो मीन है वो एग्जैक्टली वही बनता? नहीं बेटा, वो बिल्कुल नहीं बनता, कोई दूसरा बन सकता था। इसका मतलब ये जो सैंपल स्टैटिस्टिक्स आप बना रहे हैं, विच इज ए फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन, इसकी वैल्यूज वेरी कर सकती है, चेंज हो सकती है। इसकी वैल्यूज डिपेंड करेंगी आपने कौन सा सैंपल चूज किया है। दैट्स व्हाई द सैंपल स्टैटिस्टिक्स और द एस्टिमेटर इज ट्रीटेड एज ए रैंडम वेरिएबल। क्यों? क्योंकि इनकी जो वैल्यूज है वो रैंडमली चेंज होती रहेंगी विद रेस्पेक्ट टू द प्रोबेबिलिटीज, विद रेस्पेक्ट टू सम प्रोबेबिलिटीज। सो दैट्स व्हाई जो पॉपुलेशन पैरामीटर होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं बट अननोन होते हैं। जो सैंपल स्टैटिस्टिक्स होते हैं वो
रैंडम वेरिएबल के तरीके से बिहेव करते हैं। ये करते क्या है? ये उस पॉपुलेशन के पैरामीटर को एस्टिमेट करते हैं, उसके बारे में ये अनुमान लगाते हैं कि भाई हमें ये लगता है कि इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इतनी होगी। तो मेरे बच्चों, जो स्टैटिस्टिक्स का मेरा एम था, जो स्टैटिस्टिक्स का मेरा काम था, वो क्या था? किसी भी डाटा को एनालाइज करना। तो जब आप पॉपुलेशन को एनालाइज करते हैं तो पॉपुलेशन एनालाइज हो नहीं पाता, वो एनालाइज होता है इन टर्म्स ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग पैरामीटर विच इज ए कांस्टेंट बट अननोन। तो अगला सवाल ये आता है कि क्या हम इस पैरामीटर को फाइंड कर सकते हैं? नहीं, हम इस पैरामीटर को सिर्फ और सिर्फ एस्टीमेट कर सकते हैं। तो एस्टीमेट किससे करते हैं? सैंपल के बेसिस पर करते हैं। और सिर्फ सैंपल को देखना नहीं होता, सैंपल ऑब्जर्वेशंस का एक फंक्शन हम क्रिएट करते हैं और उस फंक्शन से हम पॉपुलेशन के पैरामीटर को एस्टीमेट करते हैं। फिर और बहुत सारी बातें करेंगे मेरे बच्चों। आज तो सिर्फ ये पूछ रहा था हमसे कि भाई दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। फिर मैंने बोला कि ये जो सैंपल का जो स्टैटिस्टिक है, इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी रैंडमली, और वो रैंडमली इस बात पे डिपेंड करेगी कि आपका सैंपल क्या लिया गया है। तो योर सैंपल स्टैटिस्टिक्स लाइक दिस इज ट्रीटेड एज ए रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल हमारे आगे के टॉपिक्स हैं जिन पे हम आपको अच्छे से समझाएंगे, पढ़ाएंगे। लेकिन यहां पे जब हम डिफरेंस की बात करते हैं तो डिफरेंस मैंने आपको थोड़ा सा डिफाइन किया। तो काम यही है मेरी स्टैटिस्टिक्स का कि हम साइंटिफिकली अपने डाटा को एनालाइज करते हैं। चलिए मेरे बच्चों, खैर होप सो आपको चीजें थोड़ा समझ में आई होंगी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।